हेलो डियर, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में। दोस्त, इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और दोस्त, एक ही रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और एक लाइक तो बनता है। दोस्त, मैं पूरा प्रयास किया हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल हो। सो चलिए देखते हैं कैसे हेल्पफुल होता है। आपका जो क्वेश्चन है उसको रिपीट बार बार करूँगा और याद करने का प्रयास भी कराऊँगा, और आप मेरे साथ इसका फेयर भी कर सकते हैं। और अगर नहीं भी याद होगा तो इसके बाद उसके बारे में सोचा जाएगा कि कैसे याद करें। देखिए दोस्त, आपका क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो चुका है। पहला क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे मित्र, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो सबसे पहले संसाधन के बारे में समझेंगे। संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं, ये तो आपको पता है। जैसे कि धरती पे जो कुछ भी है, यानी कि धरती पे जो कुछ भी है वो सारे के सारे क्या है, संसाधन है। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, हम जो कुछ भी जिसको भी देखते हैं, जैसे हम भी एक संसाधन है। यानी संसाधन का मतलब है कि वैसा वस्तु, वैसा पदार्थ, वैसा चीज़ जो किसी के काम में आए, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पे आप संसाधन को अगर समझ गए हैं तो इसके आंसर को भी आप समझ सकते हैं कि संसाधन किस प्रकार, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो मेरे प्यारे मित्र, ये देखिए अनवीकरणीय संसाधन होता है। देखिए दोस्त, अब जो संसाधन होते हैं उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय, ठीक है, और एक अनवीकरणीय। अब देखिए वैसा संसाधन, अब ये जो होता है नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, इसे ध्यान से समझने का हम प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन हमको ज़रूर समझ में आएगी। वैसा संसाधन जो नए तकनीक के आधार पे निर्मित किया गया है उसे नवीकरणीय संसाधन के रूप में हम जानते हैं। और वैसा संसाधन जो पुराने तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी पुराने तरीका से आज भी उसका यूज है, जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, मतलब कि पुराने हो चुके हैं, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब उदाहरण स्वरूप नवीकरणीय कौन से संसाधन हुए और अनवीकरणीय कौन से संसाधन हुए, इसे हम ध्यान से देखेंगे। तो देखिए दोस्त, नवीकरणीय जैसे कि सौर ऊर्जा, ये सभी क्या होती है, नवीकरणीय संसाधन होती है, जिसे हम बैटरी को चार्ज किए और पुनः यूज किए, फिर चार्ज किए, पुनः यूज किए। यानी इससे आप ये भी समझिए कि नवीकरणीय संसाधन को हम पुनः यूज कर सकते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन जो यूज करने के बाद में दोबारा यूज हम नहीं कर सकते हैं। यूज का मतलब होता है प्रयोग, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अनवीकरणीय संसाधन का स्रोत क्या हो जाएगा। जैसे मेरे प्यारे भाई, अनवीकरणीय स्रोत की अगर बात करें तो पेट्रोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, ठीक है, किरोसिन तेल हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, इत्यादि। आशा है कि फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे तरीक़ा से आप समझ गए होंगे, और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन से आपको कई सारे फैक्ट याद हो जाए। देखिए दोस्त मेरे भाई, 2 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो ये दोस्तों अब आप खुद बना सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अभी जो हमने समझाया है उस आधार पे आप बना भी सकते हैं। तो ये दोस्त क्या हो जाएगा, यह जो है सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य है, यानी कि आप दोबारा इसका रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा से बैटरी को चार्ज करेंगे और पुनः यूज कर सकते हैं। अब आते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, तट रेखा से कितना किलोमीटर क्षेत्र पर, यहाँ पे देखिएगा, तट रेखा से कितना किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है।
अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र यहाँ पे समझेंगे मेरे प्यारे मित्र ये पॉइंट्स को, तो ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा क्या है, भारत है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो भारत है तो इसके मतलब यहाँ तो जाहिर सी बात है कि हिंद महासागर है। अब हिंद महासागर के अंतर्गत यानी कि पानी में, ठीक है, कितना किलोमीटर दूर तक भारत का क्षेत्र कहा जाता है उसे हम अपवर्तक क्षेत्र कहते हैं, या फिर अपवर्तक सीमा बोला जाता है कि वैसा सीमा जो किसी देश के अंतर्गत आता है, ठीक है, उसमें वो देश जो है कभी भी कुछ भी का खुदाई या फिर खोज कर सकता है। तो वैसा क्षेत्र जो उस देश के अंतर्गत आता है उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्र, अपवर्जक सीमा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे मित्र, अपवर्जक सीमा बोलते हैं। अब बात यह है मेरे प्यारे मित्र कि इस अपवर्जक सीमा के अंतर्गत आर्थिक जो क्षेत्र होता है आखिर कितना आता है। तो देखिए ये जो होता है 200 नॉटिकल मील, कितना मेरे प्यारे मित्र, 200 नॉटिकल मील, एन माने 9, एन नॉटिकल और एम माने मील होता है। 200 नॉटिकल मील जो होता है ये अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत बोलता है। यानी जो ये भारत हो गया ना मेरे प्यारे मित्र, तो इसके अंतर्गत जो पानी है इसमें 200 नॉटिकल मील तक एरिया जो है भारत के अंतर्गत आता है। और 200 नॉटिकल मील के अंतर्गत कोई भी देश कोई भी काम करता है तो उस पर भारत अपना टैक्स लगा सकता है, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्त देखिए मेरे प्यारे मित्र, अगर क्वेश्चन को आप समझेंगे ना तो बार बार आपको रटना नहीं पड़ेगा, और मैं वही कोशिश करता हूँ कि आप रटे नहीं, आपको समझ में आ जाए। आपका 4 नंबर क्वेश्चन का गया है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो देखिएगा दोस्त, यहाँ पे डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है वो क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए जो यहाँ पे जो है मेरे प्यारे मित्र, ये संसाधनों के अनिवेजित दोहन से है। यानी ये जो पॉइंट कहना चाह रहा है इसको आप समझिएगा। मान लीजिए कोई डाकू है, तो डाकू क्या करेगा मेरे भाई, आपको खूब लूटेगा। क्या करेगा, आपको खूब लूटेगा। ये नहीं समझेगा कि आप गरीब है, लाचार है, क्या है। उसको बस ये दिखता है कि आपके पास जो कुछ भी है कब हमारा हो जाए। तो उसी तरह से हम सभी जो मनुष्य हैं इस धरती पर पृथ्वी के लिए डाकू के समान है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है यानी संसाधन के अनियोजित दोहन से। हम जैसे लोग क्या करते हैं कि पृथ्वी पर जो कुछ भी संसाधन है उसे अनियोजित तरीक़ा से, मनमाने तरीक़ा से उसे की खुदाई करते हैं, उसका यूज करते हैं। यही होता है इसका आंसर। समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे मित्र। अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक तो बनता है दोस्त। चलिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन है समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितना किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। अब देखिए दोस्त, अभी अभी आप एक क्वेश्चन को पढ़े हैं 200 नॉटिकल मील के बारे में। तो 200 नॉटिकल मील वहाँ पे भारत का सीमा होती है, ठीक है। वहाँ तक भारत जो है अपना टैक्स भी लगा भी सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र राजनीतिक सीमा कितनी किलोमीटर तक भारतीय संपदा, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर जो है 12.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत समुद्र में या उसके एरिया क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए भारत है तो इस भारत के अंतर्गत जो है 12.2 किलोमीटर तक उस देश का हिस्सा होता है। मतलब वहाँ तक वो किसी को भी आने नहीं देगा, ठीक है। यही ये कहना है कि 12.2 किलोमीटर एरिया क्षेत्र तक उसका राष्ट्रीय संपदा होती है, अपनी संपदा होती है। और वहाँ पे जो 200 किलोमीटर है
कोई भी देश आ जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई देश नहीं आएगा बिना अनुमति के, और वहाँ पे टैक्स लेगा, और यहाँ पे तो इसका ही है, उसकी अपनी मर्जी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12.2 किलोमीटर। सो दोस्त, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, अब देखिए हम इसमें बहुत सरल तरीक़ा से क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किए हैं। आपका जो क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न में हम आए हुए हैं। आपका पहला क्वेश्चन है संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, संसाधन यहाँ पे देखिए उसका आंसर शीट दिया गया है। इसे एक बार हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। संसाधन को परिभाषित करें, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सामान्य तौर पर अगर हम बात करें, सामान्य तौर मानवीय उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। जैसे हम, आप या धरती पर जो भी सामान है, कुर्सी, टेबल, डेस्क, बेंच, कलम, कॉपी इत्यादि, ये सभी के सभी क्या है, संसाधन है। और सरल रूप में ऐसे समझिए कि वैसी वस्तु, वैसी पदार्थ, वैसी कोई चीज़ जो किसी के काम में आए उसे ही हम संसाधन कहते हैं। बस इतना आप लिख दीजिएगा, आपका कोई नंबर नहीं काटेगा। जैसे भूमि, मृदा, जल, वायु, खनिज, जीव, प्रकाश इत्यादि। वर्तमान परिवेश में सेवाओं को भी संसाधन माना जाता है। यानी आप जो सेवा करते हैं ना, जैसे सेवा का मतलब क्या होता है कि हम आपका कोई काम कर दिए, वही संसाधन के रूप में जाना जाता है। यानी सेवा भी ये वर्तमान समय के हिसाब से देखा जाए तो वो भी एक प्रकार का संसाधन है, सेवा। क्योंकि वो कोई पदार्थ वस्तु तो नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, सेवा दिया, काम किया किसी का, तो वो भी एक प्रकार का संसाधन है। अब देखिए जैसे गायक गीत गाता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो वो भी एक प्रकार का संसाधन ही है। कभी कविता लिखता है, चित्रकार इत्यादि की सेवा। वस्तु संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है जिमरमैन का, इसे आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। किस व्यक्ति ने कहा था संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं? तो जिमरमैन ने। अब आपका 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए दोस्त, ऊपर आपका क्वेश्चन को मैंने दिखा दिया है ताकि ये न सको कि दूसरे क्वेश्चन है, और नीचे में आपका आंसर भी लिखा हूँ। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, संभावी संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं। यानी कहने का मतलब वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, वो हमेशा हर जगह पे नहीं पाए जाते हैं। जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, उसे आप चाहें जब भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम है। यानी संभावित संसाधन का मतलब ये है कि किसी भी देश में ऐसा संसाधन जो अब तक उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो अस्थायी रूप से वहाँ पे उपलब्ध है। आप कभी भी भविष्य में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे हिमालय पर्वत के गुफाओं के अंतर्गत जो भी संसाधन है उसे हम संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को बोला जाता है, ठीक उसी प्रकार। अब दूसरा पॉइंट पे आ जाते हैं। आपका दूसरा पॉइंट है संचित कोश संसाधन। वैसे संसाधन, अब संचित कोश संसाधन के बारे में देखिए। वैसा संसाधन वास्तव में ऐसा संसाधन भंडार के ही अंश है जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, किंतु इनका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। जैसे नदी का
जल भविष्य में विद्युत के रूप में उपयोग हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि संचित कोश संसाधन है, ये ऐसा संसाधन है जो तकनीकी के आधार पर ही उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नहीं कि उसे निकाले और यूज करने लगा। जैसे आप नदी, मान लीजिए ये नदी आ रही है और इस नदी के पानी जो बह रहे हैं इसमें, तो इस पानी को बांध बना करके आप बिजली बना करके उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं बिना नुकसान किए हुए। वे संचित कोश संसाधन के अंतर्गत आते हैं। वे आपका संचित है, आप जब चाहें तब बांध बना करके उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो मैंने अब तक आपको 2 क्वेश्चन समझा दिया है। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्त बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप एक लाइक नहीं किए हैं तो उससे ज़रूर कर देंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं दोस्त, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता जो है, अब देखिए अभ्यास एवं संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है। यानी कि आप कहीं भी बिना संसाधन के कोई काम कर ही नहीं सकते हैं, किंतु संसाधन का अविवेकपूर्ण या अति उपयोग विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। इन समस्याओं को समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि हम सब जो भी संसाधन का यूज करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे ये बात है कि उस संसाधन का सोच के इस्तेमाल करें और भविष्य में सोचें कि हम कुछ ऐसा चीज़, मतलब जो भी संसाधन यूज कर रहे हैं उसका बचत करें। यहाँ पे इस क्वेश्चन का वही उद्देश्य है कि हम कैसे संसाधन को बचा सकते हैं, बस यही है। तो संसाधन संरक्षण यही होता है कि हमको किस विधि के द्वारा संसाधन को बचाना है, किसी भी विधि के द्वारा संसाधन को बचाना है ताकि भविष्य में हमारे बच्चे, उनके बच्चे यूज कर सकें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए मेरे भाई, जैसे जो भी संसाधन होते हैं उसमें तकनीकी का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट को आप ध्यान से अगर समझेंगे तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ये बात कहा जा रहा है कि संसाधन निर्माण में, देखिएगा अब यहाँ पे बात जो है, संसाधन निर्माण में तकनीकी की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अनेक प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं जब तक संसाधन का रूप नहीं लेती तब तक कि किसी विशेष तकनीकी द्वारा उन्हें उपयोग नहीं बताया जाता। जैसे नदियों के बहते जल से पन बिजली उत्पन्न करना, या फिर बहती हुई वायु से हवा उत्पन्न करना, या फिर भूगर्भ में उपस्थित जो खनिज है उसका अयस्कों को शोधन करके, जैसे कि तांबा सोना तकनीकी के आधार पर उसका इस्तेमाल करना। यानी यहाँ पे बात ये है मेरे दोस्त, 4 नंबर क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हैं। अब आप उसे लिख के याद करिएगा, अब समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे क्या है मेरे भाई कि जो कोई भी संसाधन हमारे पास है वो है, जैसे कि लोग कहता है ना कि रोड पर इतना पैसा है कि आप पिटोर सकते हैं। यानी लोग ये कहना चाह रहे हैं कि दिमाग लगाइए और पैसा कमाइए। यानी जो ये रोड हमारा है मेरे प्यारे भाई, अगर ये आप यहाँ पे असल में देखें तो रोड पे पैसा छिटाया नहीं है, लेकिन रोड पे बहुत पैसा है। कैसे है, आप यहाँ पे दुकान खोल के बैठ जाइए, देखिए बिकता है सामान, यहाँ पे जो लोग हैं आएंगे सामान को खरीदेंगे, ऐसा होता है। तो ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कि ये जो हमारी नदी है, इस नदी में पानी ऐसे फ्लो हो रहा है, बह रहा है। जब तक आप यहाँ पे डैम नहीं बनाएंगे तो आप नहर नहीं निकाल सकते हैं, आप बिजली नहीं बना सकते हैं। यानी जब तक आप तकनीकी का यूज आप नहीं करेंगे तब तक उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। तो यही करता है, यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब ही यही है कि संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है।
यानी आपके पास जो कोई भी संसाधन है उसमें तकनीकी का इस्तेमाल कीजिए, कुछ नए तरीका लगाइए, दिमाग लगाइए कि हम क्या कर सकते हैं ताकि वो जो है हमें उसका इस्तेमाल का मतलब फल मिल सके, लाभ हो सके। तो 4 नंबर क्वेश्चन का ये रहा मेरे प्यारे मित्र। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका दीर्घ उत्तरीय है और इसे भी देखने का प्रयास करते हैं इसी वीडियो में। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए। संसाधन के विकास में यानी जैसे आपके पास कोई भी संसाधन है और उस संसाधन को अलग अलग तरीक़ा से उसको नए रूप कैसे दे सकते हैं, वही कह रहा है कि संसाधन का सतत विकास। अब आप उसे कैसे कैसे तरीक़ा से उसे रीयूज कर सकते हैं, माने नए नए तरीक़ा से उसे को जे कैसे विकसित कर सकते हैं और बड़ा से बड़ा बना सकते हैं, उसके बारे में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्त देखिए, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है और ये आपको बड़ा तो लगेगा, बट आप अगर एक बार इसे समझ लेते हैं तो खास बड़ा नहीं है। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे मित्र, आंसर से संसाधन मनुष्य के जीवन का आधार है, ये तो आप समझते हैं। कोई भी पॉइंट मैंने ऐसा टाइप नहीं किया है जो आपको समझ में न आए, ये मेरा वादा है। यहाँ पे देखिए संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक होता है। यानी कि आप जब तक उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके नए तकनीक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि नए दौर में नए तकनीकी का इस्तेमाल के अनुसार उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका रीयूज आप नहीं कर सकते हैं, वो वेस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है। संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है, क्योंकि वो जो संसाधन है प्राकृतिक में दे दिया गया है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे कलम है तो कलम का इस्तेमाल आप किस किस रूप में करते हैं। कभी कभी उससे कलम से बहुत कुछ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो जो है आपका सिर्फ पढ़ने के काम आए, वो एक औजार के रूप में भी काम आ सकता है, उसे नुकसान भी आपको हो सकता है। ठीक है, संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है। इसकी अवधारणा के कारण मानव ने इसका अंधाधुंध दोहन किया, जिसके कारण पर्यावरण समस्या भी उत्पन्न होती है। अगर आप लगातार उसका दोहन करते जाएंगे और जब वो प्रकृति के लिए कम हो जाएगा तो वो उसे क्या करता है, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। व्यक्ति के लालच लिप्सा ने संसाधन का तीव्र दोहन कर संसाधन के भंडारण में चिंतनीय ह्रास ला दिया है। ठीक है, यहाँ पे ह्रास ला दिया है। संसाधन का केंद्रीकरण खास लोग के हाथ में आने से समाज दो अस्पष्ट भागों में बट गया है। यानी कि एक क्या होता है कि ज़्यादा यूज किया, जिसकी वजह से प्रकृति नाराज हो गई और अनावश्यक घटनाएं धरती पर घटने लगती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ की विभूति होकर के संसाधनों का विवेक दोहन होता है। विवेकहीन यानी कि लोग ये नहीं देखते हैं कि उससे हमें हानि क्या होगी, सिर्फ फायदे देखते हैं और जंगल की लकड़ियों को काटते जाते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण में टेम्परेचर बढ़ जाता है। और अपने घरों में जो लोग ज़्यादा काटे हैं वो तो एसी लगा लेंगे, फ्रिज लगा लेंगे, ऐसे लगा लेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनके यहाँ कहाँ से आएगा, उनका नहीं सोचते हैं। लेकिन प्रकृति क्या करती है, सजा देती है। यानी प्रकृति के साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमें क्या करेगी, सजा देगी, जिसकी वजह से वायुमंडल में गर्मी बढ़ जाती है और आप हमेशा तो एसी में नहीं रह सकते, घर में नहीं रह सकते, आपको तो बाहर आना ही पड़ेगा, इसलिए आपको भी उस गर्मी का एहसास होगा। ठीक है, तो यही है जिससे विश्व परिस्थिति में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे भूमंडलीय तापन, यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, भूमंडलीय तापन, ओजोन अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, अम्ल वर्षा, ये सभी घटनाएं घटती है।
इससे गर्मी बढ़ जाएगी, वातावरण में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे ओजोन परत का क्षरण होने लगेगा तो वहाँ पे जो सूर्य का किरणें होती है डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगी, जिसके कारण मनुष्य में त्वचा पर कैंसर हो जाएगा। भयंकर बीमारी है वो, ठीक नहीं होगा, इंसान मरने लगेगा। और पर्यावरण प्रदूषण, जैसे आपको सांस लेने में कठिनाइयाँ होने लगेगी, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, इत्यादि घटना होती है। अब यहाँ पे अगर बात करें उपयुक्त परिस्थिति में निजात पाने के लिए, यही कारण है कि विश्व के साथ जैव जगत को गुणवत्तापूर्वक जीवन निपटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधन का न्याय संगत बंटवारा अपरिहार्य है। यानी का कहने का मतलब है कि न्याय संगत तरीका से संसाधन का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी घटना नहीं होगी। ऐसे मान लीजिए ये जो हमारा एक पेड़ है और इस पेड़ को हमने अगर काटा है तो इसकी जगह पे एक पौधा ज़रूर लगाएं, कम से कम 2 पौधा लगाना होता है। तो आप एक पौधा लगाएं और उसे जीवित कर ही देना है, तभी उस पेड़ को काटें, ठीक है। यही कहना है, यानी कि एक यूज किए तो कोशिश कीजिए कि हम एक से अधिक वहाँ पे बना दे दें, अर्थात संसाधन का नियोजित उपयोग हो। यानी कहने का मतलब है कि संसाधन का जो हम यूज करें उसे सही तरीक़ा से यूज करें, इससे पर्यावरण के बिना क्षति पहुँचाए हमें भी लाभ हो सके। भविष्य में आवश्यकता में मज़ेदार मद्देनज़र रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी अवधारणा सतत विकास कही जाती है, जिसे वर्तमान में विकास के साथ में भविष्य की सुरक्षा भी निहित होती है। तो दोस्त ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 दीर्घोत्तरीय का, ठीक है। अब हम समय नहीं गवाएंगे, 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे मेरे प्यारे दोस्त कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, और अब तक एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे प्यारे दोस्त। आपके लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, और अपना राय जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विधिक स्वरूपों का वर्णन कीजिए। तो स्वामित्व सबसे पहले समझिए कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का अगर है ना, सिर्फ उसका है तो उसे स्वामित्व संसाधन कहा जाता है। ऐसे मान लीजिए जिस मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं वो आपका है, उस पर किसी और का अधिकार नहीं है, आपसे वो लेगा तो मांग करके ही लेगा। तो वैसे संसाधन को स्वामित्व का संसाधन भी बोला जाता है। अब चलिए इसके फैक्ट को हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे और इसका आंसर शीट भरने का। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को अगर हम बात करें तो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, जैसा मोबाइल के बारे में अभी आपको बताया है। ऐसा संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं। यानी कि आपके पास कुछ ऐसे संसाधन हैं जो आपका है। जैसे मान लीजिए आपने धान रोपा है तो धान वो आपका है, लेकिन उस खेत के बदले आपको रसीद कटानी पड़ती है कि नहीं, तो वही है यहाँ पे व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। ऐसा संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में सरकार को लगान भी चुकाने पड़ते हैं। जैसे भूखंड, यानी कि भूमि का कोई टुकड़ा, घर व अन्य जायदाद की संसाधन है, जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होते हुए भी उसके लिए टैक्स सरकार को देना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि ऐसे ही संसाधन है जिन पर व्यक्ति निजी का स्वामित्व रखता है। यानी कि आप जिस देश में भी रहते हैं और वहाँ पे जो भी संसाधन आपका है, लेकिन उसके लिए आप अगर सरकार को थोड़ा भी टैक्स देते हैं तो वहीं आपका स्वामित्व का संसाधन बोला जाता है। और दूसरा अगर बात करें हम सामुदायिक संसाधन, तो ये देखिए ये होता है क्या, सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होती है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। यानी वो जो संसाधन होते हैं पूरे समूह के लिए बनाया जाता है, जैसे कि गांव के चारागाह, भूमि, शमशान, मंदिर, मस्जिद, परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब इत्यादि। या फिर अगर नगरीय क्षेत्र में इसका अगर प्रकार देखें तो सार्वजनिक पार्क हो जाएगा, पिकनिक स्थल हो जाएगा, खेल का मैदान हो जाएगा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर इत्यादि हो जाएंगे।
ये सभी सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब इसे समझने का ऐसा प्रयास करिएगा कि ऐसा संसाधन जो पूरे समुदाय के लिए बनाया गया है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अब इस तौर पे शहर का अलग होगा, गांव का अलग होगा। वही चीज़ है जो गांव में उसका नया नाम दूसरा नाम होगा और शहर में उसका दूसरा नाम होगा। ठीक है, जो कि इसमें जो लिखा गया उस पॉइंट को आप देख के समझ सकते हैं। अगर तीसरा पॉइंट की अगर बात करें तो राष्ट्रीय संसाधन कानूनी तौर पर आप देखिएगा ऐसा संसाधन जो देश के लिए देश के अंतर्गत आता है। यहाँ पे देखिएगा कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन हैं। देश की सरकार को वैधानिक हक है, यानी देश का अधिकार होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन का अपहरण आम जनता के हित में ही कर सकती है। जैसे कि विद्यालय हो गया, स्कूल कॉलेज हो गया, ये सभी सामुदायिक भवन लगभग वहाँ पर भी आता है, क्योंकि वो डायरेक्ट सरकार का अधिकार है और इसमें कोई भी सामुदायिक या फिर क्या नाम है कि व्यक्तिगत लोग नहीं कर सकते हैं कि ये मेरा है, केवल मेरा है। वो क्या है, सरकार का है। जिस रूप में सरकार चाहे उसी रूप में उसका यूज कर सकती है। चौथा जो है इसका लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। देखिए, एक राष्ट्रीय होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय होती है। यानी राष्ट्रीय का मतलब केवल उद्देश्य के लिए होती है और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है कि देश के ऊपर यानी पूरे विश्व की एक संस्था होती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था बोली जाती है। तटरेखा जो अभी आपको बताया है ना 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील दूरी छोड़ करके खुले महासागर संसाधनों पर किसी भी देश का आधिपत्य नहीं होता है। ऐसे संसाधन का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहमति से किसी राष्ट्र के द्वारा किया जा सकता है। यानी आपको ये क्वेश्चन में मैंने शुरू में बताया था कि जो भी मान लीजिए ये भारत है, तो भारत के क्षेत्र के अंतर्गत इस जो एरिया है, इधर का जो क्षेत्र है पानी में, इसमें 200 नॉटिकल मील तक, कितना 200 नॉटिकल मील तक जो एरिया होती है मेरे भाई, वहाँ तक उस देश का हिस्सा होता है, वहाँ तक देश का कब्जा होता है। और इसके बाद में जो भी संसाधन है, यानी पूरे विश्व में पानी में सबका यूज नहीं होता है। 200 नॉटिकल मील तक ही उस देश का हिस्सा माना जाता है, उस क्षेत्र माना जाता है। लेकिन उसके बाद तो देखिए दोस्त, उसके बाद का जो भूमि है, मान लीजिए यहाँ 200 आपका ख़त्म हो गया, यहाँ पे आ गया भी बहुत ज़्यादा किलोमीटर के अंदर, तो यहाँ पे जो भी संसाधन है अगर आप यूज उसका करना चाहते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम की खोज समुद्र में होती है, तो वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है, उस संस्था से आपको मान्यता लेनी पड़ती है। अगर वो कहेगा हाँ करिए तो आप कर सकते हैं। तो दोस्त, इस तरह से आपको मैंने पूरे क्वेश्चन को सही तरीक़ा से सही जवाब देने का प्रयास किया है। और दोस्त, मैं आशा करूँगा कि यह वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा और एक लाइक तो बनता है दोस्त, और अपने दोस्तों के पास जुड़िए, इस के बारे में बताइए। और हम चलिए इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है 2 नंबर, उसको हम अगले वीडियो में लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।